ओके, गुड इवनिंग गाइस। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर आया है उसके 1 मार्कर और केस स्टडी वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मार्किंग स्कीम आपके सामने है, इंस्ट्रक्शंस जो सीबीएसई ने लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू किया है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और जब पेपर अटैम्प्ट करें तो ध्यान से अटैम्प्ट कीजिएगा। तो लेट अस डिस्कस द पेपर। पार्ट ए, सेक्शन 1। पहला क्वेश्चन है, क्या तो चेक वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 और नॉट। देखिए जरा ध्यान से, ये फंक्शन क्लियरली 1 1 होगा क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है और फंक्शन आपका आर टू आर है। तो अगर मुझे इसको 1 1 प्रूव करना तो हम कैसे करेंगे? देखिए आइडियल स्टेप वही कर लेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दिस विल इम्प्लाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। और अब जानते हैं दो रियल नंबर्स का अगर क्यूब इक्वल है तो you will imply that the numbers are equal. So hence f is 1 1. So this is the solution of first part. Second में पूछता है how many, इसका choice है how many reflexive relations are possible in a set whose number of elements are 3. यहाँ मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर किसी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन will be equal to 2 raised to power m square minus m. तो इस केस में सेट में कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 3। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी इक्वल टू 2 raised to power 3 square minus 3. So your answer is 2 raised to power 6. सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इन ए रिलेशन आर इन एस, एक सेट पर रिलेशन दे रखा 1 2 3 पे और रिलेशन के मेंबर्स दे रखे 1 1 1 2 2 2 3 3. Now he is asking which element of a relation are to be removed to make R an equivalence relation. अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, जो एलिमेंट 1 2 है इसकी वजह से ये इक्विवेलेंस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। सो द एलिमेंट टू बी रिमूव्ड इज 2 1 को आप रिमूव कर दीजिए तो ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ए कोमा बी। देखिए रियल नंबर्स पर रिलेशन है such that root a equal to b. He is asking it is a function or not. So I think my clear view is that it is not a function because negative number का square root हम define नहीं कर सकते. So you can say that it is not a function, because for negative numbers square root of a does not exist. Okay, or you can say that for negative number there is a no image, so it won't be a function from R to R. अब इसके बाद अगर आप स्क्रीन पे देखिए और में एक चॉइस दे रखा है, यहाँ और पार्ट दे रखा है थर्ड क्वेश्चन का। कोई इक्विवेलेंस रिलेशन R है, ये डिवाइड करता है इक्विवेलेंस क्लासेस A1 A2 A3। देखिए एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है, अगर R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है और सेट A पर मान लीजिए ये आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस है A1 A2 A3 और किस सेट पे है? A पर है, तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या करती है? सेट का पार्टीशन कर देती है। पार्टीशन का मतलब एक तो ये तीनों डिसजॉइंट होंगी, यानी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और लेकिन इनका जो यूनियन आएगा वो आएगा आपका पूरा सेट ए। तो इस क्वेश्चन का ये सीधा साधा सा आंसर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस n m क्रॉस 5
then find the order of the matrix 5a minus 3b given that it is defined. ओके मतलब इन्होंने कह दिया कि जो डिफरेंस है वो डिफाइंड है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वो 5a मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम ही आएगा। इतना ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस n। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी कितना आएगा m क्रॉस 5। और आप जानते हैं डिफरेंस या एडिशन तभी डिफाइन होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो m3 आना चाहिए और n5 आना चाहिए। तो अगर ये बात है तो यानी कि इसका नेट ऑर्डर कितना आना चाहिए 3 क्रॉस 5। दैट इज द आंसर। ओके नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ में इन्होंने एक मैट्रिक्स है 2/2, उसमें मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन कर रखा है aij इज 1 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j एंड 0 व्हेन i इक्वल टू j। आप जानते हैं जब i इक्वल टू j होता है तो वो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मैट्रिक्स a जो दे रखा है वो आपको 0 1 1 0 ये दे रखा है। फिर वो पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करना बेटा, a इंटू a 0 1 1 0 0 1 1 0। Now when you multiply it, so what you will obtain? It is nothing but 0 plus 1 and 0 plus 0, 0 plus 0 and 1 plus 0. That is your identity matrix. Okay. अब इसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखिएगा। हम इसके और पार्ट की चर्चा करेंगे अभी, देखिएगा। अगर और पार्ट की हम चर्चा करें, ए कोई 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसने मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट दे रखा वो -4। ही इज आस्किंग द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ होल टू द पावर n-1। अगर आप इस सर्कमस्टांस में देखेंगे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/3 है, तो दिस विल इम्प्लाई इन दिस केस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर। 16 इज द आंसर। फिर अगर आप सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आप यहाँ देखें, देखिए अगर आपको याद हो, अगर आपने डिटर्मिनेंट में जब आपने पढ़ा होगा, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो तभी डिटर्मिनेंट आता है, अदरवाइज इट्स वैल्यू इज 0। आप देखेंगे कि ये जो सबस्क्रिप्ट है ये सारे अगर एक जैसे हैं, मैच हो रहे हैं, तो तब तो डिटर्मिनेंट है, अदरवाइज इट इज 0। ओके नाउ लेट अस कम टू द सेवंथ क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये जो पूरा पार्ट है ये बेसिकली fx है और ये उसका डेरिवेटिव है। तो आपने फॉर्म पढ़ा होगा इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x, वो आता था e की पावर x fx प्लस c। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू 1 माइनस कोट x प्लस c। अब और पार्ट की भी चर्चा करते हैं। यहाँ ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। और पार्ट आपने देखा पढ़ा होगा कि -a टू a अगर fx dx, ये इंटीग्रल तभी 0 होता था जब f ऑफ -x माइनस fx होता था, यानी ओड फंक्शन बुलाते थे इसको हम, ओड फंक्शन। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियरली इफ आई वेरीफाई इट, देखिए वैसे हम कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं क्योंकि साइन एक्स ऑड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, तो एक इवन और ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही आएगा। फिर भी लेट अस वेरीफाई फॉर यू। देखिएगा तो अगर मैं f ऑफ -x करूँगा तो ये आएगा -x का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ -x, जो कि -x स्क्वायर साइन x आएगा -fx। So therefore value of this integral is 0.
नाउ द एट्थ क्वेश्चन, देखिए यहाँ एरिया का क्वेश्चन है, तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। अगेन इफ यू सी, क्या तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर and the x-axis and the line x equal to -1 and 1. So basically it is an upward parabola. So I'm solving 8th question for you. अगर आप 8th क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो कर्व दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि एक अपवर्ड पैराबोला बन जाता है ऐसे। और आप जानते हैं कि ये जो अपवर्ड पैराबोला है ये सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्सिस, वाई एक्सिस। ये लाइन है x इक्वल टू -1 और ये लाइन है x इक्वल टू 1। तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये इतना एरिया निकाल के इसका 2 टाइम्स कर देंगे। तो रिक्वायर्ड जो एरिया आएगा आपका, बेसिकली व्हाट यू विल डू, द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के पास आपके पास आ जाएगा 2x³ by 3। सो इट इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आर देयर इन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन देखने की जरूरत भी नहीं, ना सोल्व करने की, ये सिर्फ आपको बरकलाने की कोशिश की गई है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता। और अगर आपने डेफिनेशन सही से पढ़ी है, क्योंकि जर्नल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं और वो उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो इस केस में आंसर आएगा आपका 0। सो 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज पर्टिकुलर सॉल्यूशन is free from arbitrary constant. इसका और पार्ट देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यार, अगर मैं कॉमन सेंस से इसको निकालूं तो सीधा सीधा मुझे पता पड़ रहा है कि n का वैल्यू 3 होना चाहिए, लेकिन चलो आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते उससे भी निकाल के दिखा देते हैं, वो उससे कैसे होगा वो भी देखिएगा भाई, वो भी आपके लिए हम करके दिखा रहे हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आपका जो fxy, मैं इसको fxy मान लेता हूँ। वी आर सॉल्विंग और पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज x³ - y to the power n अपॉन x² y प्लस xy²। तो आप जो डेफिनेशन इस्तेमाल करते थे, आप इसमें tx, ty सब्स्टिट्यूट करते थे। तो ऐसा करने पर ये कुछ ऐसे बन के आता है tx³। और आप जानते थे जब इसमें से कॉमन लें कुछ, तो ये t से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, t टोटली बाहर आ जाना चाहिए, t³ xy²। तो मैंने इसमें t³ पूरा कॉमन ले लिया, t की पावर n-3, और यहां पर भी t³ कॉमन ले लिया हमने। ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन t से इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो इसको इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या करेंगे, n-3 हैज टू बी 0, दिस विल इंप्लाई n हैज टू बी 3। दैट इज द सॉल्यूशन। कहता फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट। देखिएगा इसके अपोजिट, यानी बेसिकली देखा जाए तो ये -j है, ठीक है। तो इसके अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन का हम अगर बात करें तो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है, नॉट इन द डायरेक्शन। तो यानी -j की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट इज द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज +j। समझिएगा 10th क्वेश्चन, वेक्टर a दे रखा है 0i कैप -3/4 ऑफ j कैप। तो पहले तो हम इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं a का,
जो कि 0 + 9/16 सॉरी +3/4 आता है, इससे डिवाइड करेंगे। तो यूनिट वेक्टर इसी की डायरेक्शन में अगर मैं निकालता हूं तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, तो ऐसा करने पर -j आ जाता है। तो यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन क्या आ जाएगी, j आ जाएगा। नाउ द 11th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose two sides are represented by the vectors। तो आप जानते हैं कि इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा और मोड में 1/2 क्रॉस ऑफ 2i क्रॉस -3j जो कि हमारे पास आ जाता क्रॉस करके 1/2 ऑफ -6k जो कि 6/2 3 स्क्वायर यूनिट्स आ जाता है। दैट इज द आंसर। अगर आप यहां बात करेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द यूनिट वेक्टर a एंड b। दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं आपको और उनके बीच में एंगल बताना है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जबकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है और a + b का मैग्नीट्यूड भी 1 दे रखा है। तो अगर ऐसा है तो इसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 1 आएगा। और इसका अर्थ होता है a + b का डॉट a + b के साथ। ध्यान से देखिएगा, a + b के साथ ही, जो कि आता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b कॉस 2a डॉट b आता है इक्वल टू 1, जो कि आ गया 1 क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, क्योंकि एंगल निकालना है, जो कि ये सोल्व होके आ जाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b 1 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो दिस विल इम्प्लाई cos थीटा इज -1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। दैट इज द आंसर गाइस। ओके, नाउ फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द वाई जेड प्लेन। अगर मैं एक यहाँ छोटा सा फिगर बनाऊं, देखिएगा जरा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई जेड प्लेन नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ये आपका पूरा 3 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स वाई जेड, इसके अलोंग आई कैप, इसके अलोंग जे कैप, इसके अलोंग के कैप। अब आप बताइए जरा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन वो क्या आएंगे, दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जे कैप, दैट इज सॉरी वाई जेड प्लेन की बात करें वो आई कैप आएगा, वाई जेड प्लेन की बात हो रही है, तो दैट इज आई कैप, दैट इज 1 0 0। 14th क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x + 3/3 y - 1/-1 z - 5/5 कट्स द xy प्लेन। देखिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास ये लाइन दे रखी है x + 3/3, हम लाइन पे एनी पॉइंट ले लेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, let it be equal to lambda, solve for x y and z, 3 lambda minus 3 minus lambda plus 1 and z is equal to -5 lambda plus 5। इन xy प्लेन आप जानते हैं z 0 आएगा, इट मीन्स 5 lambda plus 5 must be 0। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा 1। तो पॉइंट अगर यहाँ डालेंगे हम लैम्डा की वैल्यू तो एक्स वाई जेड तीनों 0 आ जाएंगे, यानी कि कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन पे, दैट इज
0 0 0। अगला क्वेश्चन है, वो भी जरा ध्यान से देखिएगा। कहता द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज 1/3 and 1/4 respectively. If both of them try to solve the problem independently, what is the probability that problem is solved? बहुत डायरेक्ट बता रहा हूं, 1 माइनस नन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। उसमें आपके पास दो, देखिए इसमें बेसिकली ये एटलीस्ट वाला केस आ जाता है, या तो ए सोल्व करेगा या बी सोल्व करेगा, ठीक है, या फिर दोनों सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 इंटू 3/4। So basically 1/2 is the answer. You can see that 1/2 is the answer of it. तो I think it is the one of the simplest way. हमने इसको कैसे किया मैं फिर बता देता हूँ, 1 माइनस नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए, इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Probability that it will be rain on any particular day is 50%. Find the probability that it rain only the first 4 days of the week. देखिए अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये क्या चाह रहा है कि पहले 4 दिन बारिश हो, यानी रेन, मैंने रेन लिखा, बाकी 4 दिन, बाकी 3 दिन बारिश ना हो। अगर इसको मैं इसी तरीके से, एक तो लैंग्वेज को जरा ध्यान से पढ़िए, ओनली लिखा है फर्स्ट 4 डेज, यानी ओनली फर्स्ट 4 डेज, यानी बाकी दिन बारिश ना हो। ये सारे इंडिपेंडेंट ट्रायल है। तो बेसिकली ये ऐसे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन होल टू द पावर 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश होल टू द पावर 3। अब रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 50%, यानी कि 50/100 यानी 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश क्या आएगा भाई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी 1/2। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा, 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 3, दैट इज 1/2 की पावर 7, दैट इज द आंसर। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आपके आज ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपके बाकी क्वेरीज भी लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।